ट्वेल्थ क्लास में, जी हाँ, ट्वेल्थ बोर्ड में अगर किसी बच्चे के मान लीजिए कि 76% आते हैं, तो क्या उस बच्चे को ये हक है कि वो ये सपना देख पाए कि उसको IIT एडवांस निकल पाएगा, उससे क्रैक कर पाएगा और वो इंडिया की जो टॉप IITs है वहाँ पे एडमिशन ले पाएगा? नमस्कार गाइज, मैं हूं मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल। आज हम बात करने वाले, आज एक मिलने वाले हम एक ऐसे प्यारे से बच्चे के साथ जिसने इस साल इस कोरोना की गंभीर परिस्थिति के बाद भी ट्वेल्थ बोर्ड के साथ साथ जो उसका रिजल्ट रहा था, उस रिजल्ट को उसने देखते हुए, उसको क्रैक करते हुए किस तरीके से IIT एडवांस का एग्जाम उसने फोड़ा मचाया और किस तरीके से जेईई मेंस में उसने 99 प्लस परसेंटाइल उसे मिले। तो बिना देर के मिलते हैं उस प्यारे से बच्चे के साथ। वेलकम अबे। हेलो अबे, आप कैसे हो? बढ़िया सर। तो अबे आप हमारे व्यूवर्स को एक बार इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में। माय नेम इज़ अभय जैन, आई एम फ्रॉम राजस्थान। ऑलराइट। तो अबे आपका जो एकेडमिक कैरियर था, आपका जो अभी तक का एकेडमिक जर्नी रहा है, आप उसके बारे में एक बार दर्शकों को जरूर बताएं कि आपने किस तरीके से 10th क्लास में आपके क्या रिजल्ट रहा, आपका 12th में क्या रिजल्ट रहा और आपने एडवांस और मेंस में क्या स्कोर किया? मेरे 10th में 10 CGPA आए थे। उसके बाद फिर मैं सीकर पढ़ने आ गया था, किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया था और मेरे 12वीं में उठते बैठते 76 परसेंटेज आ गए थे। तो एकदम मैं डिप्रेस हो गया था, एकदम मतलब सोच नहीं पा रहा था क्या करूं क्या ना करूं। और IIT JEE भी तब मेरे से क्लियर नहीं हुई थी। फिर मैंने एक साल ड्रॉप लेने का सोचा और फिर ड्रॉप लेने के साथ मेरे 99.34 परसेंटेज आए हैं। अच्छा, तो आपका मतलब ये मोटिवेशन कैसा है? जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में इंडिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब ड्रीम होता है मुझे IIT में जाना है। उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो फोर्सफुली आते हैं पेरेंट्स के दबाव की वजह से, कुछ बच्चे आते हैं जिनका खुद का मन होता है। तो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते थे? सर मेरा खुद का मन करता था। अच्छा, आपका खुद का मन था कि मुझे ड्रॉप करना है या मुझे IIT एडवांस में जाना है। अच्छा, आप एक आपकी जो जर्नी है, हालांकि हर बच्चे की अपनी एक जर्नी होती है, हर का अपना एक स्ट्रगल होता है, बट आपकी जर्नी से हम यहाँ पे ये चीज़ सीख सकते हैं और ये नोटिस कर सकते हैं कि कैसे आपने 76 परसेंटेज होने के बावजूद भी एक टॉप IIT क्रैक किया। तो आप व्यूअर्स को एक बार बताएं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी रही है वो क्या स्ट्रेटेजी रही है, आपने कैसे 76 के टाइम आपका क्या एक मेंटल सिचुएशन था, आपने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया, तो इसके बारे में आप एक बार जरूर बताएं। सर मैंने बस है ना फोकस किया कि जितना मिनिमम शॉर्टेज है ना मटेरियल हो सके उतना, जैसे कि हर में अलग अलग स्ट्रेटेजी, जैसे हर मतलब मैथ में आप क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करें, फिजिक्स में आप दिमाग ज़्यादा लगाएं। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पर आप नॉलेज को एनहेंस करें फिजिक्स में। केमिस्ट्री में जैसे कि अब 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक में आप कोई चीज़ को पढ़ लें तो रिवीजन के टाइम उसको हर दिन आधी आधी घंटा से देखते रहें, आधी घंटा 1 घंटा हो गया या 10 मिनट भी हो गया। और इनऑर्गेनिक में आप शीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स आपके लिए काफ़ी। अगर आपको नोट्स अच्छे से आते हैं तो आप पक्का JEE एडवांस क्रैक कर सकते हैं। और फिजिकल में तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री में हमारा एक अलग तरीका होता है पढ़ने का बच्चे का, मैथ्स पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो आपके हिसाब से किसी भी बच्चे को जो JEE एस्पिरेंट है, जो एग्जाम क्रैक करना चाहता है, या कोई नीट एस्पिरेंट भी हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या अपने हिसाब से सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या उनको हर एक सब्जेक्ट को एक तरीके से पढ़ना चाहिए, या हर एक सब्जेक्ट की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर होती है तो क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, आप जब प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करें तो आप है ना ऐसे पढ़ते जाएं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ते जाएं। बाद में आपको पता चलेगा कि आपका क्या सब्जेक्ट वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसमें आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, होमवर्क कर लें बस। और जो आपका वीक है उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, एक्स्ट्रा टाइम लगाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में जस्ट अभी आ रही है कि आपको मतलब जब आपका 76 परसेंटेज आया था और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप 10th CGPA के स्टूडेंट थे 10th क्लास में, तो उस समय आपकी मन स्थिति क्या थी कि आपका जो रिजल्ट है वो खराब हुआ? तो उसका रीज़न क्या था, कि ऐसा क्या रीज़न था कि आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो गया था अचानक से? क्या आपने खुद ने लापरवाही की थी? क्या आप घर से बाहर निकले थे पहली बार तो बहक गए थे, भावनाओं में आ गए थे, या फिर आपने अपना 100% देने के बाद भी वो हालत हुई? तो प्लीज़ एक बार उसके बारे में ज़रूर बताएं। सर ये मेरी भी गलती थी और आसपास में आपका जो एनवायरनमेंट होता है ना, आप कंफ्यूज ना रहें। जैसे कि आपको कोई बोल रहा है कि बेटा तू IIT की तैयारी कर ले, कोई कह रहा है बोर्ड की कर ले, मिक्सअप हो जाता है सर। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, आपको बोर्ड करना है बोर्ड करें, आप JEE करना है JEE करें, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ब्लंडर ना करें, हर चीज़ को मिक्स कर दें, हर चीज़ में आप है ना डाल दें कि चल ये भी पढ़ लेते हैं ये भी पढ़ लेते हैं, उसका कोई सर मीनिंग नहीं निकलता। अच्छा, मतलब कि अपन ऐसा इसको अगर समराइज़ करना चाहे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट? आपको वहाँ पे एकदम स्पेसिफिकली काम करना है। यस सर। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे आप ज़रूर बताएं कि आप
जो प्रिपरेशन की जर्नी है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जेएस एडवांस जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, तो उस टफेस्ट एग्जाम में आप कैसे डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रहते थे? क्या कभी आपको वहाँ पे एक बार नेगेटिविटी वाली फील आई थी कि मेरा होगा या नहीं होगा? और या कभी आपको आपका जो फेलियर है वो याद आया था कि यार मैं तो 12th में भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया था, तो क्या पता मैं एडवांस भी क्रैक नहीं कर पाऊंगा? तो उसके बारे में आपके क्या विचार थे उस समय? देखिए सर, मोराल तो अपने आप हाई बूस्ट होता रहता है सर। कभी आपके अगर नंबर कम आए टेस्ट में तो आपका मोराल डाउन हो जाएगा, और आपके नंबर ज़्यादा आ गए तो आपका मोराल अप हो जाएगा। ये चलता रहता है, पर आप फोकस रहें बस। आपको अगर आपके नंबर कम आए तो आप फोकस रहें, आपको बस करना ही है, बस खत्म बात, इस बात में खत्म होगी बस ये बात। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये मेन चीज़ नहीं है कि आपका जो दिमाग है या फिर आपका जो माइंड है वो आईआईटी एडवांस के लिए नहीं बना है, या आप आईआईटी एडवांस क्रैक नहीं कर सकते। जैसा कि इन्होंने बताया, तो मेन चीज़ यहाँ पे मैटर करती है कि हमारा जो एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग है कि हमें करना क्या लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कई बार हमारा एग्जाम अच्छा भी होता है, कई बार हमारा एग्जाम खराब भी होता है। हम जो एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं, हमारे जो माइनर टेस्ट यहाँ पे होते हैं, कई बार परफॉर्म अच्छा करते भी है, कई बार नहीं भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर हमें ये चीज़ मैटर करती है कि हम कितना अच्छा फ्यूचर का प्लान लेके चल रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे अब ये बताना है कि जब आपका प्रिपरेशन आप कर रहे थे, तो प्रिपरेशन के दिनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अब हम एक इंडिविजुअल चैप्टर के हिसाब, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से फोकस करना चाहेंगे कि आपने कैसे केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन की, आपने कैसे मैथ के लिए प्रिपरेशन की, और कैसे आपने यहाँ पे फिजिक्स के लिए कंप्लीटली प्रिपरेशन की। तो वन बाय वन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं फिजिक्स के साथ। ठीक है सर। फिजिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ लें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें और उसकी प्रैक्टिस करें, पर उस नोट्स को बार बार पढ़ते रहें। और आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाटा डाउट आ रहा है तो आप सर से पूछें। ये ऐसे नहीं कि यार चल ना पूछें, छोड़ दे, शर्म आ रही है ना, ऐसे ना करें। आप डाउट पूछें, आपको नॉलेज एनहेंस करनी पड़ेगी फिजिक्स में। मैथ में चल जाता है कि हाँ ये मेथड ब्लंड मतलब खराब हो रहा है तो हाँ इस चल जाता है सॉल्विंग करके, पर फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एक डाउट और यहाँ पे आता है बच्चों के दिमाग में, और खासकर मैंने भी चीज़ कई बार फेस किया है, डाउट काउंटर पे बच्चे कई बार ये चीज़ लेके आते हैं, पूछते हैं कई बार डाउट हमसे, कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो फिजिक्स में कोई चीज़ सोल्व कर रहा है। अब अगर वो बच्चा उसमें सोल्व कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल एस सी वर्मा का कोई क्वेश्चन है, और एस सी वर्मा के क्वेश्चन में मान लीजिए कि वो उसने ट्राई किया फ्रिक्शन के चैप्टर का, और वो क्वेश्चन उससे एक बार में नहीं हुआ, तो आपके हिसाब से आप उस बच्चे को क्या गाइड करना चाहोगे कि क्या उसको वो क्वेश्चन डायरेक्टली सर से पूछ लेना चाहिए, या फिर उसको उस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, दोबारा रीथिंक करना चाहिए, और जब तक उसका आंसर नहीं है तब तक उसको उसके बारे में सोचना चाहिए? देखिए सर, एक मैं क्लास में था जब जब बच्चे होते थे कि एक बार अटेम्प्ट कर लिया फिर सर से पूछ लिया, ये गलत चीज़ है। आप 3-4 बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद पूछें डाउट। और डाउट ऐसे नहीं कि पूरा क्वेश्चन पूछ लिया, एक बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। बाकी सब कैलकुलेशन और सब ये आपको करनी है। अब आपको सब करके दे देंगे तो फिर आपका माइंड कैसे डेवलप होगा, वो भी देखो। यानी कि बच्चों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो मैंने भी कई बार फील किया, कि बच्चों को लगता है कि हम 12th बोर्ड के हिसाब से जो पढ़ते हैं, या मेंस के हिसाब से जो पढ़ते हैं, या फिर हम 10th बोर्ड के हिसाब से जो पढ़ते हैं, उनमें हमारा पढ़ने का तरीका नजरिया अलग होता है, जबकि एडवांस का अलग होता है। एडवांस में हमें खुद अपने में मेहनत करनी पड़ती है। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, तो उस टॉपिक को आपको ये नहीं करना है कि आप सीधा सर के पीछे पढ़ जाएं कि सर इसका आंसर बताओ, और वो आपको आंसर बता दे तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप उससे उस चीज़ को रट्टा मार लोगे, आप उसको समझ पाओगे, लेकिन वो आपके दिमाग में पहली बार कैसे आया, वो चीज़ मैटर करेगी। तो ये काफ़ी आपने एक अच्छी राय दी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे एक बार मैथ्स के बारे में बताइए कि आपने मैथ्स में क्या एक्स्ट्रा किया था, और उनके जो टफ चैप्टर्स हैं उनमें आपने कैसे वर्क किया था? देखिए मैथ में ऑलवेज क्वेश्चन सॉल्विंग, नॉट डाउट। ठीक है, आपको होमवर्क मिल रहा है, आप डेली बेसिस पे होमवर्क करें। एक डीपीपी आती है एस एम वर्मा की, ऐसे कुछ करके वो करें, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। और नोट्स प्रॉपरली, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आया, आप भूल गए कि है ना फॉर्मूला क्या था इस चीज़ का, तो वो आपको नुकसान करेगा। डेली बेसिस पे 10 मिनट आप फॉर्मूले पे ध्यान दें। और है ना, जैसे हार्ड चैप्टर आते हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, एओडी हो गया, तो आप उसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहें, बार बार। जैसे कि एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, इंटीग्रेशन कर लिया, उसके 15 दिन बाद आप फिर उसको उठाएं। आप अगर इसको लगातार करते रहेंगे तो आप एग्जाम टाइम पे उसको झेल पाएंगे, उस सिचुएशन को झेल पाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे मेंशन जरूर करें कि जो हमारा एग्ज़ाम का लास्ट टाइम होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी ये कोरोना नहीं होता, अगर कोरोना नहीं होता तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो नॉर्मल टाइम पे होता, तो आपने कोरोना से पहले कैसे अपने आप को प्लान किया था कि हमें जो जनवरी फरवरी मार्च का जो टाइम है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, और साथ ही साथ उसमें जो टफ चीज़ें हैं उसको हमें उस समय करनी चाहिए या उससे पहले करके रखनी चाहिए? इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए रेगुलर रहें, रेगुलर पढ़ें 5-6 घंटे, चाहे आप 5-6 घंटे पढ़ें। ऐसे लोग कहते हैं ना कि 10-12 घंटे पढ़ के होता है सिलेक्शन, ना।
5-6 घंटे पढ़े पर रेगुलर रहें। देखिए, आप रेगुलर रहेंगे तो आपको रेगुलर चीज़ें याद रहेगी, रेगुलर चीज़ें याद रहेगी तो आपकी ब्रेन डेवलप ज़्यादा होगा। ब्रेन डेवलप मतलब ऐसे शार्प, मतलब आपको ऐसी चीज़ें याद आने हाँ, लगेंगी। मतलब शार्पनेस आएगी। हाँ, शार्पनेस आएगी, वही कह रहा था मैं। तो फिर बस यही कहना चाहूँगा, और बस आप डेली बेसिस पढ़ें, और डेली बेसिस पे अगर आपको डाउट भी आ रहा है ना, तो आप उसको एक बार देख लें, उसको लिख के रख लें एक कॉपी में कि हाँ, मेरे को इस टाइम डाउट आया था, या आपको कोई क्लास नोट्स कराते हैं तो उस पे आप है ना एक स्टार मार कर लिए, यार मेरे से ये नहीं हुआ था, और उसको है ना एग्जाम टाइम पे देखें। अच्छा, यानी कि मतलब जो अपने टफ चैप्टर हैं, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स में है, फिजिकल केमिस्ट्री है, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं और जहाँ पे बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि अगर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तो उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारा ये पार्ट नहीं हो रहा है। तो उस पार्ट में हमें यहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया, हमें उस पार्ट में करना चाहिए कि हमें उस पार्ट में हमारे डाउट्स को स्टार लगाना चाहिए, हमारे स्टार डाउट को मार्क कर लेना चाहिए। मार्क करने के साथ साथ जब हम उसका मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हैं तो रिविजन में कंप्लीट उस शीट के उस पर्टिकुलर पार्ट के उस सेगमेंट को नहीं करना है, सिर्फ आपके जो डाउट है उसको स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है, राइट? और हाँ सर, एक चीज़ और, कभी भी क्वेश्चन हार्ड आए तो उसको है ना ऐसे डिप्रेशन में नहीं लेना कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, अब तो होगा नहीं, कुछ ही नहीं होगा। आप लगे रहें, बस लगे रहें, बस ये कहना चाहूँगा मैं। गुड। अच्छा, और केमिस्ट्री में अब बात करते हैं अपन। केमिस्ट्री में जैसे 3 सेगमेंट है, तो आपके हिसाब से केमिस्ट्री के तीनों सेगमेंट को एक जैसा डील करना चाहिए, एक जैसा पढ़ाई करना चाहिए, या तीनों सेगमेंट की एक अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चे के हिसाब से कि मुझे सेगमेंट को ऐसा करना चाहिए, और आपने अगर किया तो कैसे किया? देखिए सर, मैं कैटेगरी वाइज लूँगा। देखिए, पहले इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप शीट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने चाहिए। अगर नोट्स याद नहीं है तो फिर शीट का फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। और आप एनसीईआरटी भी पढ़ें रेगुलर, जैसे कि आपका एक चैप्टर मान लो खत्म हो गया, उसकी एनसीईआरटी पढ़ लें वहीं जाके, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे मेंस में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी से। और मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में आप एक बार रिवीजन कर ले पूरा, एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद आप रिवीजन करें, हर एक दिन में आधी घंटा या 1 घंटा रिवीजन करें। और फिजिकल में तो आप फिजिकल में एक टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है सर। टीचर आपके, जैसे कि है ना आपको कोई मेथड नहीं आ रहा, जैसे कि बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे मेथड होते हैं, तो उसको आप रेगुलर बेसिस पे टीचर से मार करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, भूल सकते हैं आप। और आपको मेथड वो क्योंकि वो एक मेथड से होता है, वो मैथ में आप बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे मेथड होते हैं, आप कर सकते हैं, पर फिजिकल में एक मेथड होता है। अब मोल कॉन्सेप्ट का ऐसे तो है नहीं कि सॉलिड स्टेट के कॉन्सेप्ट से होंगे, तो उसको आप टीचर से डिस्कस करते रहें और टीचर से पढ़ते रहें। मतलब जैसे कि हमें इस चीज़ में फोकस ये करना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके सामने निकल के नए नए तरीके आएंगे, और उनसे आप चीज़ों को, जो आप मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को आप 5 मिनट में करते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करेगी तो आप उस क्वेश्चन के दूसरे तरीके ढूंढने की ट्राई करोगे जहाँ पे आप उस क्वेश्चन को 3 मिनट में भी कर सकते हो। तो एक तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे बच्चों, और दूसरी हमें साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, जैसा कि इन्होंने बताया, और उसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, डेली बेसिस पे आपको टच में रहना है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं कि ऑर्गेनिक के डेली टच में नहीं रहते, या फिर जब तक कोचिंग वाले या फिर मान लीजिए जहाँ पे उसको पढ़ा रहे हैं, जब तक उनका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा तब तक वो टच में रहते हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि सिंपल सी चीज़ याद करने की है तो याद करके काम चल जाएगा, बट ऐसा एडवांस के लिए नहीं होता। गॉट इट? चलिए, तो अब आप एक बार अपना जो फ्यूचर प्लान है आपका, कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, मतलब देश के लिए क्या करना चाहते हैं, आपका खुद का क्या ड्रीम है, तो एक बार बच्चों को आप जरूर बताएं कि आपका क्या ड्रीम है। सर मेरे को है ना कोडिंग करनी है सर, कोडर बनना है बेस्ट, और देश के लिए जितना हो सके उतना काम करना है बस। अच्छा, मतलब इनका जो मेन मन है यहाँ पे वो है कंप्यूटर साइंस में जाना और एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, राइट? बिल्कुल सर। अच्छा, एक आप यहाँ पे ये चीज़ बताएं कि जो प्रिपरेशन के दौरान हमारा जो टाइम था, उस टाइम में, जैसे कि आज के टाइम में डिजिटल हो चुका है, सब कुछ डिजिटल है, तो वहाँ पे हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी है और वी कैन से प्रोज भी और कॉन्स भी है, कि कुछ वहाँ पे खामियां भी हैं और कुछ वहाँ पे फ़ायदे भी हैं। तो आप डिजिटल मीडिया में जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, इनसे आप दूर रहे थे, या अगर आपने यूज़ भी किया था तो लिमिटेड यूज़ किया था, या यूज़ दबा के किया था, क्या किया था? मैंने कभी सोशल मीडिया चलाया ही नहीं। आप सोशल मीडिया चलाएंगे तो आप एक तरह से आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते जाएंगे। अब जैसे दोस्त होते हैं, यार चल चलते हैं बाहर घूमते हैं, अब आपको फिर रात को आपको पढ़ने का मन किया मान लो, फिर आप कहें यार ये मैसेज आ रहा है ये देख लेते हैं, उसमें 2-3 घंटे निकल जाते हैं। तो कोई मतलब नहीं है, सोशल मीडिया आप जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, बस मैं ये कहना चाहूँगा।
तो दैट मीन्स कि बच्चों ये बात आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आप एक इंडिया के टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक जी एडवांस, जी मेंस, और लाइक अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट भी हैं, तो आपको उस समय बहुत, हालांकि आज के टाइम में ये चीज़ कह पाना और कर पाना बहुत डिफरेंस होता है इसमें, क्योंकि आज के टाइम में आपके पास हजारों डिस्ट्रैक्शंस के ऑप्शन होते हैं, आप नहीं बच सकते किसी भी तरीके से। बट फिर भी जैसा कि इन्होंने बताया और जितना मैं इनको जानता हूँ उसके हिसाब से कंप्लीटली जीरो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने सिंपली भी मान लीजिए कि कोई व्हाट्सएप के थ्रू कुछ भी यूज़ किया हो, पढ़ाई के लिए भी यूज़ किया हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली ऑफलाइन इन्होंने सब कुछ किया, मतलब एक तरह से इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखी, बट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, बाकी ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इनको यूज़ नहीं किया। अच्छा, अभी लेकिन एक बात यहाँ पे आती है अपने सामने निकल गई कि मान लीजिए आपने अगर सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया, और हम ये भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हर दिन 24 घंटे हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपका जब मन करता था कि अब मैं एग्जॉस्ट हो गया आज की पढ़ाई से, या आज मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, तो फिर आप क्या करते थे, मतलब, या अगर आप उस टाइम को यूज़ करते भी थे तो कैसे करते थे? देखिए, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मोबाइल है तो आप यूट्यूब में कोई मोटिवेशनल स्टोरी या फिर कोई सिलेबस कवर या फिर कोई शॉर्ट नोट्स दे रहा है, कोई एक वीडियो में शॉर्ट नोट्स दे रहा है, फॉर्मूले दे रहा है, आप वो देख सकते हैं। आप टाइम को, फ्री है पर यूटिलाइज करें एज एट पॉसिबल। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है बच्चों, मतलब कि हमारे पास अगर फ्री टाइम है तो हमें उसका, देखो आप एक टॉपर का माइंडसेट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वो क्या सोचता है और काम कैसे करता है। सबसे बड़ी बात यहीं पे ये है कि हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक ऐसा नहीं होता है कि जो टॉपर है वो बचपन से पैदा टॉपर होता है, लेकिन जो उसकी करने की जो उसकी हैबिट्स होती है, जो उसके एक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से मैटर करते हैं वो आप देख सकते हैं। मतलब कि आपके पास अगर फ्री टाइम भी मिलता है आपको, तो फ्री टाइम को आपको ऐसे यूज करना है कि वो फ्री टाइम आपके लिए एक तरह से रामबाण हो, वो फ्री टाइम आपको मतलब कुछ सिखाए, तो उस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करोगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और पूछना चाहूँगा अभी आपसे कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा खुश हैं या ओवर एक्साइटेड हैं, या फिर एक नॉर्मल आपके हिसाब से आपकी लाइफ में क्या है? नॉर्मल हूँ सर। आदमी की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, अगर वो 100% भी ले आएगा तो उसको कोई संतुष्टि नहीं है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि वेल एंड गुड, पर आप अपने आप, बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आप अपने आप पे भरोसा रखें कि आप कर सकते हैं। अब भरोसा नहीं है, आप आगे घर वालों के प्रेशर से या किसी के प्रेशर से, और आप कह रहे हैं यार चल कर लेते हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। लठ मार के पढ़ाना कभी भी सही नहीं होता। आप खुद के मन से जाएं, खुद के मन से करें, और बस में स्किल्स डेवलप करें एज पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली गाइस। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि मतलब इनका कहने का अगर अपन थोड़ा सा अगर उसका इंटरप्रेट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मतलब कॉलेज एक लाइफ नहीं अपनी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कॉलेज, मान लीजिए कि हमें सिलेक्शन हो गया, हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो हम सोच ले कि हमने तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झंडा गाड़ लिया, अब हम आगे जाके जो है वो मतलब कुछ और हमें करना नहीं है, या फिर हमारा ये हमारा ड्रीम था, अब आगे मौज मारनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक वे ऑफ लाइफ है, जो हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स थे उनमें से एक ड्रीम था, ये हमने पूरा किया, और फ्यूचर में जो हमारा गोल है उसके लिए हम काम करते रहेंगे। तो लास्ट में अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा रहे। ऑल राइट गाइस, ऑल द बेस्ट। ऑल राइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।